हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये डिमांड हो रही थी कि हम आंसर राइटिंग के लिए कुछ आपको बता दें। किसके लिए? बीईओ मेंस के लिए। तो आज मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं बता दूं कि थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि कैसे आपको अच्छा आंसर लिखना है। देखिए, होता क्या है कि कभी-कभी आपको मान लीजिए कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, फिर भी जो है आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं, ऐसी संभावना होती है और ऐसा देखा भी गया है। बहुत सारे टॉपर्स को आप देखेंगे, सुनेंगे उनको, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे अपने आंसर की फ्रेमिंग करेंगे, कैसे लिखना होता है और कैसे सोचना होता है किसी भी अच्छे आंसर को लिखने के लिए, ताकि जो है आप एक बढ़िया मार्क, एक सम्मानजनक स्कोर अपना जो है कर पाएँ। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं बार-बार ये कहता हूँ। देखिए, चैनल्स पे जो भी वीडियोज़ पड़ते हैं, उसपे जो भी कमेंट्स आते हैं दोस्तों, आज तक सारे कमेंट पॉज़िटिव हैं। लेकिन उसके साथ-साथ इसका एक अपोज़िट चीज़ भी देखने को मिलता है कि लगभग 79% लोग, अभी तक ये 58 के आस-पास था, लेकिन अभी 79% लोग ऐसे हैं कि जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा चैनल देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे थोड़ा-सा हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए अच्छा कार्य करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में देना है। ये मेरा अपना रूल है, ये कहीं पे लिखा नहीं है, कोई ये भी मत समझिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। जैसा आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा रूल है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। पहली चीज़ तो ये कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है? फिर उसके बाद अभी हम एग्ज़ाम्पल लेके कुछ क्वेश्चन्स का ये सब सारे जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा है, ये सब सारे पॉइंट्स को मैं वहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊँगा एग्ज़ाम्पल में, ठीक है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है? पहले तो ये देखिए, 3 तरह की सिचुएशंस आपके सामने आएँगी। पहली सिचुएशन ये कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? मतलब जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर मालूम है, उसमें सारे एस्पेक्ट्स, सारे डायमेंशंस आपको पता है, मतलब ये कि उस टॉपिक की तैयारी आपकी अच्छी है। दूसरा, ऐसे कोई क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे जिसको आप थोड़ा-थोड़ा जान रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा जान रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा नहीं जान रहे हैं, कभी कहीं सुना हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा। तीसरा क्वेश्चन तीसरे टाइप का ऐसा होगा कि जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों तरह के सिचुएशन में आपको क्या करना है। देखिए, एक ही तरह का अप्रोच तीनों क्वेश्चन में नहीं लगता है, ठीक है? तीनों क्वेश्चन, तीनों टाइप के जो क्वेश्चन्स होंगे उसमें अलग-अलग आपको अप्रोच दिखाना पड़ेगा। तो पहला तो ये कि ऐसे क्वेश्चन्स जिसका आंसर आपको पता है, ऐसे क्वेश्चन्स को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है? तो सबसे पहला काम जो ये है वो कि आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि अरे वाह! ये तो हमको आता है। तो उसमें आप लिखना शुरू कर देते हैं और लिखते टाइम पे आप जो है डाइवर्ट कर जाते हैं, तो फिर जो क्वेश्चन की प्योर डिमांड होती है उसको आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्वेश्चन के डिमांड को समझना है। ठीक है? मतलब ये कि मान लीजिए कि अगर वो पूछ रहा है कि ये क्या है, ठीक है? और उसके साथ-साथ क्यों है? तो आप अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस क्या और क्यों पर ही आप जो है रुके रहिए। इसके बाद जो है सॉल्यूशन मत लिखिए, फिर उसके और डायमेंशंस को मत छेड़िए। अगर छेड़ना भी है तो बहुत एकदम माइन्यूटली छेड़ करके, अगर आपको लग ही रहा है कि वो बिना उसके लिखे काम नहीं चलेगा, बहुत थोड़ा-सा लिख करके आगे बढ़ जाइए। मतलब ये कि जितनी डिमांड हो क्वेश्चन की, उतना ही लिखिए। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये कि टाइम पे आप अपने सारे क्वेश्चन का आंसर्स लिख लेंगे, ठीक है? और दूसरा, जो भी क्वेश्चन का डिमांड है दोस्तों, जो एग्ज़ामिनर होता है वो यही देखता है कि जितना डिमांड है उतना ये पूरा किया है कि नहीं। अब देखिए, अभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि क्या सर हम ज़्यादा लिख देंगे तो हम हमारा नंबर कट जाएगा? इसकी संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो एग्ज़ामिनर मान लीजिए इरिटेट हो गया तो कहेगा छोड़ो 5 पॉइंट 5 मार्क्स इसके काट ही लो, ठीक है? उसके बाद डिमांड आप जब फुलफिल करने की कोशिश करें, उसके बाद राइट एग्ज़ैक्टली व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, वही चीज़ जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, ठीक है? उसके बाद अपने आंसर को ज़्यादा एक्ज़ैगरेट मत करिए, मतलब ये कि अननेसेसरीली अपना जो नॉलेज है उसमें जो है मत डालिए,
ठीक है? मान लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक है और आपका वो टॉपिक तैयार है, लेकिन इस टॉपिक का कोई एक सेगमेंट उठा करके वो पूछा है और आप लिखने लगे उसके सारे सेगमेंट्स, तो ऐसे मत करिए। जो जो सेगमेंट पूछ रहा है, उसी सेगमेंट पे अपने आप को कंसंट्रेट करिए, ठीक है? उसी सेगमेंट को लिखिए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। दूसरा दूसरा सिचुएशन ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि आप कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उसमें, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम फर्स्ट फाइंड आउट द थीम ऑफ द क्वेश्चन। थीम का मतलब होता है ये कि जैसे मान लीजिए कि पॉवर्टी से रिलेटेड कोई स्कीम है और उसके बारे में वो पूछ लिया, आपको इस स्कीम के बारे में नहीं पता है, लेकिन कम से कम पॉवर्टी के बारे में तो पता है। तो आपको थीम सर्च करना है कि ये जो स्कीम है, इस पॉवर्टी से रिलेटेड इसका कोर थीम क्या है, ठीक है? तो इस स्कीम का थीम आप जो है सर्च कीजिए और उसको अगर आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? फाइंड आउट द कोर थीम ऑफ द वर्ड। ऐसे शब्द जो इस क्वेश्चन में कोई ऐसे शब्द हैं जो उस कोर थीम से रिलेट करते हो, उसको फाइंड आउट कीजिए। फिर उसके बाद उस कोर वर्ड का मान लीजिए कि आपको डेफिनीशन पता है, अगर उसको आप डिफाइन कर सकते हैं तो उसको डिफाइन कर दीजिए। अगर डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो उस जैसे मान लीजिए कोई स्कीम है और स्कीम में आप क्या डिफाइन करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करिए कि उस स्कीम के बारे में 1 या 2 लाइन लिख दीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने लाइन लिखा है, जो आपने इंट्रो शुरू कर दिया दोस्तों, उसको छोड़ना नहीं है। इस इंट्रो को आपको क्या करना है, जो आपका थीम है उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अगले सेंटेंस की फ्रेमिंग कुछ इस तरह से कीजिए कि जो क्वेश्चन की कोर थीम है उससे ये रिलेट हो जाए, जो आपने डेफिनेशन में लिखा या फिर जो आपने इस स्कीम के बारे में लिखा। उसके बाद क्या करना है, आपको अब आंसर इतने में तो खत्म नहीं होगा। अभी आपको यहाँ पे आपका जो रामबाण है, जो ब्रह्मास्त्र है, उसको निकालिए और एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है? एग्जाम्पल देने से क्या होगा दोस्तों कि आप बहुत ही आसानी से जो आपका यहाँ का सेंटेंस है, उसको आप डेफिनेशन से कोरिलेट कर पाएँगे, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल दे करके समझा दीजिए, उसके बाद जो है अपने आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। दोस्तों ये जो नियम, ये जो कानून मैं बता रहा हूँ, ये आपके जो 50 और 150 वर्ड के आंसर्स लिखने होंगे, उसमें लागू होगा। 25 वर्ड वाले में अभी कुछ और मैं बताने की कोशिश करूँगा। हालाँकि उसमें तो बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं इधर-उधर की बात, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है? तीसरा सिचुएशन आपके सामने कि आप जो है कभी सुने ही नहीं हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि एक भी क्वेश्चन्स आप छोड़ के मत आना, ठीक है? लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपको लगे कि अब टाइम भी नहीं है, इस टाइम को हम कहीं पे और यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन जो है आप स्किप कर सकते हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं या फिर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर नहीं छोड़ना है, उसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपका गेस वर्क लगेगा कि ये क्या हो सकता है भाई? ऐसा कोई शब्द है, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि इसमें ये क्या हो सकता है? आप अपने सोचने का दायरा कैसे खोलेंगे, इसको समझिए। सबसे पहले तो आप हिस्ट्री से रिलेट करके सोचिए, जितना आपका सिलेबस है ना, उसी में रिलेट करके सोचिए। फिर उसके बाद जियोग्राफिकल कुछ सोच लीजिए, कुछ इकोनॉमिक करके सोच लीजिए कि इकोनॉमिक्स में कुछ तो नहीं हो सकता। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ सोच लीजिए, आईआर का कुछ सोच लीजिए, ठीक है? या फिर इंटरनल सिक्योरिटी या जो आपका इंडियन सोसाइटी है उससे करके सोच लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है अब सोचिए कि ये क्या हो सकता है? अगर आपको ये समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है कि हाँ, इससे रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट एनी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई भी ऐसा एक शब्द आपको मिल जाए जिसके बारे में आप सुने हैं, आप जानते हैं, व्हिच यू कैन डिफाइन, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे सेफ साइड ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन में कोई एक शब्द मिल गया ना दोस्तों, आप उसको डिफाइन कर दीजिए। तो इससे फायदा ये होता है कि एक तो ये कि आप आउट ऑफ वार्म नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? आउट ऑफ बुक नहीं लिख रहे हैं कुछ। उस शब्द का उल्लेख क्वेश्चन में हुआ है और उस शब्द से आप जो है क्या कर दिए, अपनी राइटिंग को स्टार्ट कर दिए। उस शब्द के बारे में कुछ लिख दीजिए या फिर अगर वो डिफाइन करने लायक है तो उसको डिफाइन कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद टर्न द डेफिनिशन टुवर्ड्स द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन। डेफिनिशन लिखने के बाद मतलब ये डेफिनिशन आपका इंट्रो हो जाएगा। इंट्रो के बाद जब आप बॉडी में आएँगे तो बॉडी में आप क्या करिए, जो इंट्रो है, इस इंट्रो को जो मेन थीम है क्वेश्चन का उसकी तरफ इसको मोड़ने की कोशिश कीजिए अपने सेंटेंस के थ्रू।
ठीक है? तो उसके इससे क्या होगा कि एक ये कोरिलेशन टाइप का डेवलप कर देगा, ठीक है? हालाँकि आप मान लीजिए कि आपको कोर थीम नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चन क्या है, हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने एक शब्द उठाया उसमें से, उस शब्द को हमने डिफाइन किया और उस शब्द के डेफिनिशन से ही कोरिलेट करके अब हम सीधे पहुँच गए कोर थीम पे। कोर थीम का मतलब कि वो पूछेगा कि क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसमें मान लीजिए इंडिया का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस तरह के उसके कोर थीम होंगे। तो उससे उसको रिलेट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लेन व्हाटएवर यू नो अबाउट द डिफाइंड वर्ड, जो आपने डिफाइन किया है, जिस शब्द को आपने डिफाइन किया है, उसके बारे में जो भी आप जानते हैं, उसको आप थोड़ा बहुत लिख दीजिए, उसके बाद अपना आंसर कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, ये क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, आपको मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 में से 5 भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट 0 नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको आपका जो रेंज होगी ये 5 से लेके 0 से लेके 5 के बीच में आपके मार्क्स का रेंज होगा और ये गुड इनफ है। छोड़ने से बेटर तो यही है कि 0 मार्क्स से बेटर तो यही है कि आप 1 ही मार्क ले आओ, ठीक है? तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसको आपको इस तरह से सोच समझ के लिखना है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले तो जो हमने अभी 3 रूल पढ़े उसको हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले 150 वर्ड वाले में हम देख लेते हैं। मान लीजिए डिस्कस द अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स टाइप एंड मेजर्स टू रिड्यूस, ठीक है? मतलब ये कि अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, आप हर कोई जानता है, तो बेरोजगारी के बारे में आप बता दीजिए। इसका टाइप कितना होता है, इसको आप बता दीजिए। फिर उसके बाद इसके मेजर्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। मतलब ये कि 3 पार्ट है दोस्तों यहाँ पे। तो हमेशा जो क्वेश्चन पे सभी पार्ट्स का वेटेज हो वो लगभग बराबर हो। अब देखिए डिस्कस द अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको केवल डेफिनेशन लिखना है, तो इसको आप जो है इन दोनों के बराबर का वेटेज नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद इसके टाइप को डिफाइन कीजिए, एक एक टाइप को थोड़ा थोड़ा लिखिए, क्योंकि आपको अगला पोर्शन भी लिखना है और आपके पास वर्ड लिमिट 150 का है। तो ऐसा मत करिए कि हर एक टाइप का जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करने लग जाइए। ऐसा करने से आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका एक तो वर्ड लिमिट आपकी ओवर हो जाएगी, उसके बाद आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा और उसके साथ-साथ जब आप मेजर्स लिखने जाएँगे तो इसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपका जो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो बैलेंस्ड नहीं होगा और जो बैलेंस्ड आंसर नहीं होते हैं दोस्तों उसमें कम मार्क्स मिलते हैं। ये शाश्वत सत्य है। तो आपको बैलेंस्ड आंसर लिखना है, पहला रूल। दूसरा रूल कि जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखिए, क्वेश्चन के डिमांड को समझने की कोशिश कीजिए, जितने पार्ट हैं सारे पार्ट को एड्रेस कीजिए। ये तो बात हो गई कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड द व्हाट आर द यूजेस, ठीक है? अब सोचिए कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि जिनको नहीं पता है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, या फिर थोड़ा बहुत वो इसके उदाहरण जानते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है और उन्होंने कभी पढ़ा है कि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी, तो एटलीस्ट आपको उदाहरण याद है, मतलब आपको एग्जाम्पल याद है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, रिमोट सेंसिंग एकदम डायरेक्ट पूछा है और आपको रिमोट सेंसिंग के डेफिनेशन नहीं पता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल पता है, तो आप अपने आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे? इस एग्जाम्पल को देते हुए कि अभी रिसेंटली इसरो ने एक अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और सीधा आप आ जाइए इसके यूजेज पे और यहीं पे बताइए कि जो इसरो ने लॉन्च किया है वो किस लिए, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है? तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जो इसका डेफिनिशन वाला पोर्शन है उसको भी आपने अपने इंट्रो में कवर कर लिया और यूजेज वाला भी अपना जो है इंट्रो में कवर कर लिया। ऐसे में होगा क्या कि जो वो पूछा है कि व्हाट, ठीक है? और आपको एग्जैक्ट डेफिनिशन नहीं पता है, वो आपका इस सेंटेंस से कवर हो जाएगा। और जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि उसको आपने एग्जाम्पल दे दिया तो उसका दिमाग जो है एग्जाम्पल की तरफ मूव कर जाएगा, वो डेफिनिशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ऐसे में आप एकदम आसानी से यहाँ से निकल जाएँगे कि आपको रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसका एग्जैक्ट डेफिनिशन आपको नहीं पता था। क्यों? क्योंकि आपने उदाहरण दे करके समझा दिया, ठीक है? तो ऐसे आप उदाहरण दे करके आप जो है अपने जो मेन इसका क्वेश्चन का मतलब है व्हाट, उसको आप कवर कर सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई कि पार्शियली आपको आ रहा है। अगला सिचुएशन, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, ठीक है? तो हमने कहा था कि ऐसे शब्द को पकड़िए जो जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। तो यहाँ पे है रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, ठीक है? आपने एक वर्ड ये फाइंड आउट किया। दूसरा एजेंसी मतलब कि संस्था,
मान लीजिए जी देखिए इसके बारे में आप पढ़े होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, लेकिन मैं शब्दों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शब्दों को तोड़ के आंसर लिखने का एक तरीका ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए भर्ती है, इसमें एक संस्था है। अब ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी वर्ड है, आपको नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। आपको 2 शब्द मिल गए, एक भर्ती है, एक संस्था है। मतलब ये कि ये कोई एक भर्ती संस्था है, ठीक है? अब पूछ रहा है कि जो अभी करंट में रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, आपको नहीं पता है कि करंट में रिक्रूटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, आपको ये वाला पोर्शन पता ही नहीं है। आपको बस इतना लिखना है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अभी के जो भर्ती एजेंसीज हैं उससे ये डिफरेंट कैसे है। तो यहाँ पे दोस्तों फार्मूला ये है कि पहली बात तो भर्ती के बारे में थोड़ा सा लिखिए, और भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी संस्था होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। उसके बाद अगर आपको लिखना है कि डिफरेंट कैसे है, तो आप जो है इसमें सारी अच्छी-अच्छी बातें लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये पुरानी वाली ही अच्छी होती तो नए की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं पे भी अगर इस तरह से पूछा जाए कि ये पहले से कैसे बेटर है, तो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, आपके दिमाग में जितनी भी अच्छी चीज़ें आ जाए वो यहाँ पे लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सब सारी चीज़ें अच्छी होती तो ये नए की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है सोच सकते हैं। अगर हम 50 वर्ड वाले की बात करें, अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे संभावना ये है कि आपको आ रहा है, आप जानते हैं, और आपको नहीं आ रहा है, 2 ही संभावना है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है? पार्शियली थोड़ा बहुत हो सकता है आप जानते हो कि कभी कोई एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिया हो कि अमेज़न पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम होता है, फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट पे एआई यूज होता है, या फिर स्कूलों में या फिर मोबाइल में आप सुने होंगे कि एआई कैमरा है, ठीक है? तो आप जो है सुने हैं और पार्शियली आपको पता है। तो आपको सेम वही करना है। अगर आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पहले कंडीशन में आप इसका सीधा-सीधा डेफिनिशन लिखिए जो आपको पता है। अगर आपको पार्शियली पता है तो आप क्या कीजिए कि एग्जांपल दीजिए कि इस समय जो है कैमरे में कैमरा की क्वालिटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको रेगुलेट किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। आज का जो हमारा समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड है। इस तरह से आप करके लिखना शुरू कर दीजिए एग्जाम्पल दे करके, ठीक है? उसके बाद अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो अगर आप ये सोच पा रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि जितना सिलेबस है उसमें आप सोचने की कोशिश कीजिए। तो अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसको पढ़ के लग रहा है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो सकता है आप कंफ्यूज हो थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया, आपने ये गेस किया कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और आपने इसकी शुरुआत एक एग्जाम्पल दे करके या फिर इस तरह से यूजेस दे करके आपने लिखना शुरू कर दिया, तो आप ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कम लिखिए और ये वाला पोर्शन आप ज्यादा लिख दीजिए, तो आपको एटलीस्ट 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम इसमें देखिए, रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इसमें आप मान लीजिए पार्शियली आपको पता है कि जो बाल-पाल थे, ये सब क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, गरम दल के नेता थे। अब इनका रोल लिखना है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं रोल। तो अब देखिए कोई गुस्से वाला व्यक्ति है और वो एक मूवमेंट चला रहा है, अपने दिमाग में एक क्राइटेरिया सेट करिए कि एक गुस्से वाला व्यक्ति है और कोई वो आंदोलन चला रहा है, तो वो किस हद तक जा सकता है। लिख दीजिए वही सारी चीज़ें कि वो जो है हथियार उठाने की कोशिश करता है, दंगा-फ़साद करने की कोशिश करता है। अब इनका रोल पूछ रहा है, तो रोल में आप बता दीजिए कि क्योंकि आंदोलन-वांदोलन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने का काम किए। तो एक अपने दिमाग में एक एग्ज़ाम्पल सोच करके, एक इमेज सोच करके आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगला एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है? कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, लेकिन आपको आंसर लिखना है। तो जैसा कि हमने कहा कि एक ऐसा शब्द ढूँढिए जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए शब्द आपको मिल जाएगा पार्लियामेंट्री, मतलब कि पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के बारे में कुछ न कुछ तो आप जानते ही हैं, ठीक है? अब पूछ रहा है इसका फंक्शन, तो अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है आपको नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट पता है और कमेटी पता है कि इसमें कुछ लोग होते हैं और कुछ विशेष कार्य के लिए कमेटी बनाई जाती है और वो कार्य करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी कार्य आपको याद आते हैं, जो भी कार्य आपको लगता है कि पार्लियामेंट में होता है, वो सब कार्य यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी आप 0 नंबर नहीं पाएँगे, 0 से 5 के बीच में आपका मार्क्स जो है मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से आपको सोचना है, ये हो गया 50 वर्ड वाले का। अभी अगर हम 25 वर्ड वाले में बात करें, तो पहला सिचुएशन आपको आ रहा है, जीडीपी क्या है? सीधा-सीधा लिख दीजिए।
और कोशिश कीजिए 25 वर्ड है तो ये 30 से ज़्यादा ना होने पाए और 20 से कम भी ना होने पाए, ठीक है? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आरटी-पीसीआर टेस्ट आपको पार्शियली पता है, ठीक है? आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मान लीजिए उसमें कोविड से रिलेटेड कोई चीज़ आ रहा है और आरटी-पीसीआर उसमें दिया हुआ है, आपके दिमाग में क आ गया कि अच्छा कोविड-19 वाला जब हम समाचार पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने इसको पढ़ा था, तो आपको पार्शियली याद आ गया कि ये कुछ न कुछ कोविड-19 से रिलेटेड है। तो कोविड-19 से रिलेट करके आप इसको लिख दीजिए, 25 वर्ड का है ये तो आप इसमें क्या ही लिख पाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपका तीसरा सिचुएशन जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि रुद्रम क्या है, तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर से वही सोचने की कोशिश कीजिए कि ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए है, जैसे मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो ये हो सकता है मिसाइल हो सकता है कोई डीआरडीओ वाला डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया कोई टैंक हो, कोई सबमरीन हो, कोई रडार हो, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो इतना समझ में आ गया कि अगर इससे रिलेटेड है तो आप इसको एकदम एग्जैक्ट मत बताइए, इसका सीधा-सीधा यूज़ बता दीजिए, तो कम से कम आप 0 नंबर नहीं पाएँगे, ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से आप जो है अपने सारे आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे, आप अच्छी क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर पाएँगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, आप हम उसको जो है कमेंट के थ्रू या अगले वीडियो के थ्रू रिज़ॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।